हेमंत भाई, जब गोधरा का कांड हुआ था, तब उसके बाद सोलंकी नाम के रिसर्चर ने ये किया कि हमलावर कौन थे जो लड़ने वाले। उसमें 80% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के थे। दलित और आदिवासी समाज को जब हिंदू बनाया गया था, तब वो जाके मुसलमानों को लड़ रहे थे। तो ये जो कम्युनलाइजिंग की प्रक्रिया है, आप जो सवाल उठा रहे कि कौन कर रहा है, रिक्रूट कोई और कर रहा है, पर लड़ने वाला जो है ये पिछड़ा समाज है, जिसको जिसको और जो आप सोरना कोड के हिसाब से आप आदिवासी की एक स्वतंत्र अस्मिता है, उनका अस्तित्व है, उनका बैकग्राउंड है, वो आपको लाने की कोशिश करें। मुझे लगता है वो उनको एक स्वाभिमान और इस चंगुल से शायद मुक्त करने में मदद करेगा, क्योंकि जिस तरह से हम वनवासी कल्याण जो देखते हैं जंगलों में जाकर हिंदू बनाने की प्रक्रिया, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक फर्दर कम्युनलाइजेशन का भी डर रहता है। नहीं बिल्कुल, ये कहीं इसमें कोई दो मत नहीं। मैंने कहा ना अभी आपको कि हमारे यहाँ सेंसेक्स अभी जनगणना शुरू होना है, जिसमें आदिवासियों के लिए कोई जगह ही नहीं इन लोगों ने नहीं रखा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन यही 5-6 लोगों का ही इन लोगों ने कॉलम बना रखा है। आखिर आदिवासी जाएगा किस में जाएगा? बिल्कुल। आखिर वो ये हिंदू लिखेगा, जैन लिखेगा, बौद्ध लिखेगा, सिख लिखेगा, ईसाई लिखेगा, या क्या? मतलब ये तो क्लियरली इन लोगों ने इंडिकेट किया हुआ है कि नहीं, अब आपको जो हम कहते हैं आपको इसी में एडजस्ट होना पड़ेगा। तब तो अब थोड़ा सा लोगों में ताकत है, आ रही है, ऐसा नहीं है। अब हम लोग की फ्रंट लाइनर जब बन गए हैं तो इतनी आसान नहीं है चीज़ों को। अब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अपने एजेंडे जरूर हैं कि राम मंदिर बनाना है। आज रोजगार को लेके भारत सरकार की अगर हम बात करें, हमने पहले भी कहा कि ये साल मेरा रोजगार देने का ही साल रहेगा। और भारत सरकार के साथ जो विगत समय जो 2 टर्म से चला आ रहा है 2014 से, आप देखेंगे कितने नौजवान बेरोजगार हो गए, कितने लोग, कितने इंडस्ट्री। आज मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, एक बूढ़ा बुजुर्ग महिला या पुरुष मिलता है जिसकी उम्र 80 साल हो या 60 साल हो, और उसको मैं पूछता हूँ कि आपको क्या पेंशन मिलता है, और वो कहता है या कहती है कि नहीं, हमको नहीं मिलता। और मैं पदाधिकारी से पूछता हूँ, भाई इसको पेंशन क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं दे रहे? तो आज हमारे जो देश में पॉलिसी है कि टारगेट फिक्स करना है, कि टारगेटेड फिक्स जॉब होना है। क्या आज हमारी स्थिति ये है कि 80 साल बुजुर्ग को हम 2000 रुपये पेंशन देने की स्थिति पे नहीं? हमने प्रधानमंत्री से कहा, क्या हम इसको यूनिवर्सल नहीं कर सकते? और आज मैं अपने स्टेट में यूनिवर्सली पेंशन देने का मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया कि हमारे राज्य में कोई भी एवर 60 के लोग विदाउट पेंशन ना रहें, लैंडलेस ना हो। ये हम लोगों ने अपने बर्डन पर हम लोगों ने उठाया। बहुत बढ़िया। अब जो नए कानून बने थे, जो हम देखें कि पिछले 2 साल पहले आदिवासियों को बिल्कुल बेघर कर दिया था, जो फार्मर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से, और फिर उसके बाद हम आपकी मतलब आपके इस राज्य में पाताल घड़ी की जो मूवमेंट आंदोलन चली थी, पाताल घड़ी जो जो पथल घड़ी, तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोगों में भी एक तरह की से एक सिविल राइट्स का एक दृष्टिकोण, एक सिद्धांत रह चुका है। अब आज की परिस्थिति में जब ऐसे नए कानून बनते हैं जो आदिवासियों को बेघर कर रहे हैं, मूवमेंट भी चल रही है, उसके अंदर और उसके परिप्रेक्ष्य से हम झारखंड का भविष्य किस तरह से देखते हैं? सूरज जी, एक बात बताएं कि मैं झारखंड स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर एक अपने आप में एक, जैसे कि कई चीज़ों का नेशनलाइजेशन हुआ था, जब राजा महाराजाओं की प्रथाएं खत्म हो गई, यहाँ जो प्राइवेट माइनिंग्स थे वो सभी खत्म हो गए, और सभी सरकार ने टेक ओवर कर लिया, सरकार के माध्यम से चीज़ें ऑपरेट होने लगी। इसी के अंदर हमारे राज्य में CNT SPD जैसे कानून, जहाँ पर यहाँ आदिवासियों की अपनी एक
परंपरागत जो व्यवस्थाएं हैं, इनकी जो सभ्यता संस्कृति है, इसको फ्रिज रखा गया है और इसको ही लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कोई जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है, यहाँ लोग जो यहाँ की प्रधानी व्यवस्था है, मान की यहाँ पर लैंड की जो रेवेन्यूज हैं, उनके जो रिसिप्ट हैं, ये सरकार नहीं काटती, ये वहाँ के जो प्रधान होते हैं, मानकी मुंडा व्यवस्था है, वो खुद काटते हैं और सरकार को सिर्फ उसका शेष देते हैं। और ये इस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं हैं और इसमें बहुत सारे लोग, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं रही हैं कि एक पहचान चिन्ह बना के रखे, पत्थलगड़ी उसी का एक हिस्सा था, क्योंकि हमारे वो लैंडमार्क किसी भी समूह, किसी भी कबीले का हुआ करता था और उसमें लोग अपने तरीके से अपनी गांव की पहचान, अपने पुरखों की पहचान को उसमें ये करते थे, मतलब वो एक उसकी सेफ, मतलब लाइब्रेरी का एक ये कहा जा सकता था कि आने वाले उनकी पीढ़ी भी इसको देखे। तो ये चल रही थी। इसके बीच में कुछ शरारती तत्व भी इसका कुछ गलत पॉलिटिकल माइलेज लेने का इन लोगों ने प्रयास किया, जिसका कनेक्टिविटी गुजरात से भी हम लोगों को जोड़ रहा था। वहीं से कुछ लोग ट्रेन होकर के इधर भेजे गए और यहाँ पर कुछ मिसहैपनिंग करने का कोशिश हुआ था। तो इन सब चीज़ों पर और आपको बड़ा आश्चर्य होगा सूरज जी, आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हम समझते हैं देश में हुआ था, इसी साइट से हुआ था। अच्छा, झारखंड में सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे, चाहे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप कहें, चाहे कोल इंडिया एस्टेब्लिशमेंट कहें, चाहे मदर फैक्ट्री HSC की बात करें, वो भी हमारे स्टेट में है। इंडिया का फर्स्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री हमारे स्टेट में एस्टेब्लिश हुआ। इंडिया का सिंगल लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे स्टेट में है, जो हम इंडिया का सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर रहे हैं। और अभी कई पॉलिसियों की वजह से, सरकार की उदासीनता की वजह से उसमें ना MSP फिक्स हो पाया, ना कुछ हो पाया। अभी हम, और ये स्टेट अपने देश में सबसे अधिक रेशम पैदा करने की क्षमता भी रखता था, वो भी उसमें भी कोई पॉलिसीज नहीं बने। इस बार हम लोगों ने लाख और ये कुकुन को हम लोगों ने कृषि का दर्जा दिया है और इस पे अभी हम बहुत जल्द MSP भी फिक्स करने जा रहे हैं, ताकि किसानों को उसका लाभ अधिक से अधिक मिल पाए। और आज के दिन में लाख की जो प्राइजेस हैं, और ये सारी जो फार्मिंग है, ये फार्मिंग कोई इस स्टेट के लोगों के लिए इनहेरेंट क्वालिटी था और इन लोगों ने इनकी जो क्वालिटी थी, क्वालिटी को मार्केट अवेलेबल नहीं कराया, ताकि वो धीरे धीरे वो सिकुड़ता चला गया। अभी हम उसको फिर से रिवाइव करने जा रहे हैं और अभी भी बल्कि हम लार्ज ही हैं पूरे देश में, लेकिन हमारी क्वांटिटी फिर भी आधी हो गई। चलो, बहुत बढ़िया। आपने जो झारखंड का प्रेजेंटेशन दिया दुनिया को और देश को, मुझे लगता है बहुत अच्छा PR टेम्पलेट था वो। जिस तरह से झारखंड जो है एक तरीके से भारत के डेवलपमेंट का गर्व है, वहाँ से अनेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स निकले। झारखंड एक भूमि रह चुकी है, उसका अपना इतिहास है। अपने इस वार्ता में आपने अपने होने वाले कोरोना के काल के बाद या फिर खुद की पॉलिटिकल जो मूव है उसके ऊपर आपने प्रकाश डाला। उसके साथ भी जो सवाल, क्रिटिकल सवाल थे, उसको भी आपने फील्ड किया। इसके साथ साथ जो सरना कोड है उसके ऊपर भी आप चाह रहे हैं कि एक नई पहल बने और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब जो सबसे पिछड़ा, दुनिया में आदिवासियों की पहचान बची रहे, ये हमारी पूरी प्रयास है। उसमें जो भी हमारी भूमिका होगी हम जरूर निभाएंगे सूरज जी। और क्योंकि ये बहुत दर्द देने वाली बात है। हम लोग सिर्फ
कई शारीरिक प्रताड़ना बल्कि मानसिक रूप से भी ये बहुत पीड़ादायक है इन वर्गों के लिए, और इनको हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। और चूंकि ये स्टेट उन्हीं लोगों के साथ, तो उन्हीं का सबसे अधिक डोमिनेटिंग है, ST SC ही हमारे सबसे बड़े बैकबोन हैं किसी स्टेट के। और मुझे खुशी है कि मुझे ये जिम्मेवारी मिली है, और मैं बहुत चीज़ों को करीब से देखा है, पहचानता हूँ, समझता हूँ, और उनके डिमांड के हिसाब से मैं प्रोग्राम भी बनाता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा। आपके कार्य के लिए और आपके समाज और आपके राज्य के उन्नति के लिए हम हार्वर्ड की तरफ से आपको, स्टूडेंट कमेटी की तरफ से और इंडिया कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपने अनेक विषयों को आपने सराहा, आपने संभाला, और जाते जाते यही कह दूंगा कि आने वाले समय में झारखंड का प्रोग्रेस रिपोर्ट हम देखकर और एक चर्चा करेंगे। हेमंत भाई, आप पहले आदिवासी समाज के प्रेजेंटेशन अभी तक, जहां पर अभी हार्वर्ड में या अमेरिका में हुआ है, जहां तक मैंने कॉन्फ्रेंस की बात की, आदिवासी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अब तक नहीं था। आप एक पहले व्यक्ति, आपको बहुमान मिला है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही नए नए आकाम और मकाम तक आप पहुंचते रहे। आपको, आपकी टीम को, आपके परिवार को, और आपके पिताजी शिबू सोरेन, जिनके बारे में मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे कि जब टीवी पे आते थे, उनके आंदोलन के बारे में मुझे बताया करते थे। सबको हमारी शुभकामनाएं। आप सेहत का ख्याल रखें। आपको और आपके सभी आने वालों को जोहार।